हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप लोग के कमेंट के अनुसार आज मैं क्लास 12th का चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। चैप्टर वाइज में सबसे पहला जो चैप्टर है क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और शुरू से लेके अंत तक करेंगे। इस चैप्टर में बहुत बच्चा लोग को कंफ्यूजन रहता है, सबका कंफ्यूजन दूर होगा। जो इस वीडियो को देखा उसको लास्ट अंतिम सांस तक याद रहने वाला है। रिलेशन फंक्शन कैसे बनेगा, उसका सवाल कैसे होगा, सब आपको समझ में आएगा। तो देखिए, तो हम लोग जो है सो स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1। इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना है कुछ बेसिक बातें जो क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आज मैं उसी बेसिक बात का बात करेंगे जो क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां पर लिखेंगे सम बेसिक बातें। कौन सा बेसिक बात है भैया? पहले हम लोग को ये ज्ञान होना चाहिए व्हाट इज सेट। पहला जो पॉइंट है वो हम लोग को आना चाहिए कि सेट किसको कहते हैं। सेट जो होता है वो कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। कलेक्शन ऐसा कि जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड कहने का मतलब है कि कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास दो लड़का है, एक का नाम राम है और दूसरा का नाम महावीर है। राम और महावीर दो विद्यार्थी है मेरे पास। राम को मैं बोला कि इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल लेटर्स का कलेक्शन बताइए। तो राम बताना चालू किया ए ई आई ओ यू। महावीर को पूछे, अब महावीर को भेज दिए हम रसिया पढ़ने के लिए। अब महावीर रसिया से जवाब दे रहा है। क्या से जवाब दे रहा है? ए ई आई ओ यू। मतलब कि ये ऐसा कलेक्शन था सर जिसमें राम का भी जवाब सेम है और महावीर का भी जवाब सेम है। एक लड़का चेन्नई में है, उसका भी जवाब सेम ही रहेगा। आपसे पूछेंगे तो आप भी इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल लेटर का कलेक्शन यही बताएंगे, ए ई आई ओ यू। अच्छा, ये कलेक्शन जो है वो पर्सन टू पर्सन नहीं बदल रहा है। राम को पूछिए सेम जवाब आएगा, करण को पूछिए सेम जवाब आएगा, महावीरवा भी वही बता रहा है, सेम सेम पूरा पूरा। तो यही इसी को कहते हैं दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज ऑफ दिस कलेक्शन डजंट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब कि ये कलेक्शन यहां से वहां, इस आदमी से उस आदमी के पास, महावीर से करण, राम कहीं नहीं बदल रहा है, सेम रह रहा है। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, मतलब इसी को सेट कहेंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं कि सेट अ सेट इज द a set is the well defined collection of distinct objects। well defined collection of distinct object। ठीक है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कलेक्शन ऑफ वोवेल लेटर्स, कलेक्शन ऑफ वोवेल लेटर्स ऑफ इंग्लिश
अल्फाबेट। तो इसमें जो है सो कौन कौन आएंगे? देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट के कलेक्शन में कौन कौन आएंगे? ए, ई, आई, ओ, यू, ये कलेक्शन होगा। ध्यान रखिएगा, इसका कलेक्शन सेट हुआ। सेट को नाम दिया जाता है कैपिटल लेटर से। अगर ये एक सेट है तो इसका नाम जो देंगे कैपिटल लेटर से, लाइक ए, बी, सी, डी, ई, एक्स, वाई, जेड, डॉट डॉट, समथिंग लाइक दैट। आप देखिए कि ये एक सेट है तो इसका नाम रख दिए, इसका नाम रख दिए भी से। इसका नाम किसे रख दिए? भी से। अच्छा, सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से करली ब्रैकेट के अंदर। और ये जो कलेक्टेड ऑब्जेक्ट है जिसको आप कलेक्ट किए हैं, इसको सेपरेट करते हैं कॉमा से, सेपरेट करते हैं कॉमा से और लिखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर। इसके अंदर जो है ए, ई, आई, ओ, यू, ये सबका सब कहलाता है ऑल आर दी एलिमेंट्स और इंट्रीज और मेंबर्स ऑफ सेट भी एक सेट है जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 एलिमेंट्स है। आपका मन करे तो आप बोल सकते हैं, आपका मन करे तो आप बोल सकते हैं इंट्रीज, आपका मन करे तो आप बोल सकते हैं मेंबर्स। ए सेट भी का मेंबर है, ई सेट भी का मेंबर है। अच्छा, जब ए सेट भी का मेंबर है तो इसको लिखा जाता है ए बिलोंग्स टू भी। अगर ई सेट भी का मेंबर है तो इसको लिखा जाता है ई बिलोंग्स टू सेट भी, आई बिलोंग्स टू सेट भी। बट स्मॉल पी भी सेट का मेंबर नहीं है। क्या लिखेंगे? पी डज नॉट बिलोंग्स टू भी। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर उस सेट का मेंबर है तो लगाएंगे बिलोंग्स टू, और मेंबर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे ए भी सेट का मेंबर है तो लिखे ए बिलोंग्स टू भी, और पी भी सेट का मेंबर नहीं है तो लिख दिए पी डज नॉट बिलोंग्स टू भी। अब देखिए कि सेट को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास 2 तरीका है। क्या है तरीका? तो हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखिए क्या देखेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमारे पास एक सेट है V बराबर ए, ई, आई, ओ, यू। इसको 2 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं मेरे भाई। कैसे लिख सकते हैं? तो पहला जो तरीका है वो है आपका रोस्टर फॉर्म। पहला तरीका क्या है? रोस्टर फॉर्म। और दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसी को एक और नाम से जानते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म। अब देखिए जरा कि इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में कैसे हम लोग लिखेंगे। सेम यही जो भी बराबर एक सेट है ना, इसी को। तो देखिए कैसे लिखते हैं ब्रदर, देखा जाए कैसे लिखते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में पहले सेट का नाम लिखा जाता है। रोस्टर फॉर्म में
पहले सेट का नाम लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज करते हैं। सेट के अंदर में, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, इस सेट में जितने भी एलिमेंट है सबको लिखा जाता है, ए ई आई ओ यू, और सबको कॉमा से सेपरेट करते हैं। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म में पहले सेट का नाम लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसके बाद इसमें जो होगा एलिमेंट होगा। तो एलिमेंट जो होगा वो कोई जनरल एलिमेंट लेते हैं, एक्स। सपोज इस भी सेट के अंदर में कोई एलिमेंट एक्स है, और उसके बाद सच दैट लिखते हैं और बताते हैं कि एक्स का प्रॉपर्टी क्या है। इस पांचों एलिमेंट में एक कॉमन बात क्या है, एक खास बात क्या है? खास बात यही है कि सभी के सभी वोवेल लेटर्स हैं। तो वही बात आपको लिखना होगा कि आप तो बोल दिए ना कि भी सेट में एक्स होगा, लेकिन ये एक्स क्या चीज है आपको बताना पड़ेगा। तो एक्स जो है, एक्स इज वोवेल लेटर्स, एक्स इज वोवेल लेटर्स, ऐसे लिखते हैं सेट को दो फॉर्म में। मान लीजिए दूसरा कोई सेट है, ए बराबर, ए बराबर एक सेट है जिसमें है 2 4 6, इस तरह से। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? तो लिखेंगे पहले सेट का नाम, उसके बाद कोई जनरल एलिमेंट एक्स, और बताएंगे एक्स क्या चीज है। तो एक्स जो है, एक्स जो है वो 2 का मल्टीपल है, या तो आप कह सकते हैं कि इवन नंबर है। तो एक्स 2 का मल्टीपल है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, बात समझ रहे हैं? तो ये सब इवन नंबर है, या तो 2 का मल्टीपल है। तो 2 का मल्टीपल मतलब 2 के पहाड़ा में आने वाला, और 2 के जो पहाड़ा में आता है वो कैसा होता है, 2 गुने कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, 5, कभी 6। अच्छा, यहाँ n कह दीजिए ना सर, 2 गुने कुछ भी, और बता दीजिए कि n का वैल्यू क्या क्या है। 1 लेंगे तो 2 एकम 2 मिल जाएगा, 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 मिल जाएगा, और 3 लेंगे तो 2 तिया 6 मिल जाएगा। तो ये जो फॉर्मेशन है सेट का, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये है आपका रोस्टर फॉर्म, या तो आप कह सकते हैं टेबुलर फॉर्म। तो ये सेट का रिप्रेजेंटेशन था। सेट के अंदर जो भी है ये सब का सब भी सेट का एलिमेंट, ये ए से 4 यहाँ पर सेट ए का मेंबर है या फिर एलिमेंट है। तो वी कैन राइट 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 8 जो है सेट ए का मेंबर नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अच्छा, 8 जो है वो भी सेट का भी मेंबर नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। तो इस प्रकार से हम लोग बेसिक कंसेप्ट में समझे कि व्हाट इज सेट। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है अलग अलग वस्तुओं का या नंबर्स का, किसी भी चीज का कलेक्शन हो सकता है, नदी का, इंडिया में जो क्रिकेटर्स हैं उनका कलेक्शन हो सकता है, बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस के हीरो कलेक्शन हो सकता है। अच्छा, कलेक्शन लिया 5 बॉलीवुड एक्ट्रेस का, तो महावीर को बोल रहे हैं, तो महावीर कह रहा है, अलग अलग नाम बता रहा है वो, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, ऐश्वर्या राय। अच्छा, करण को पूछ रहे हैं तो स्टार्ट कर रहा है नोरा फतेही से, अलग अलग नाम बता रहा है वो। तो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया, इसका मतलब कि ये सेट नहीं होगा। जो 5 बॉलीवुड एक्ट्रेस का जो आप कलेक्शन लिए थे वो सेट नहीं होगा, लेकिन ये वोवेल्स वाला जो है बदला नहीं, इसका मतलब सेट होगा। सेट का नाम कैपिटल लेटर से, जिसको कलेक्ट करते हैं एलिमेंट कहलाता है। अगर उस सेट का मेंबर है बिलोंग्स टू लगाएंगे, नहीं है डज नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अगर 2 सेट है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। सपोज मेरे पास 2 सेट है, मेरे पास 2 सेट है सपोज, तो हम लोग हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग बनाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, ऐसा हेडिंग बना है। 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो सपोज लेट ए एक सेट है
जिसमें एलिमेंट है ABC, और दूसरा एक सेट है B जिसमें एलिमेंट है PQR। ए सेट में एलिमेंट है 3, तो सेट ए का कार्डिनल नंबर हुआ 3। बी सेट का एलिमेंट है 3, तो बी सेट का कार्डिनल नंबर हुआ 3। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि ए सेट में 3 एलिमेंट था, ए का कार्डिनल नंबर 3। इसका मतलब यह है कि ए के कार्डिनल नंबर को डिनोट, जैसे ए कोई सेट है, इसका जो कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर डिनोट किया जाता है एन ए से। तो बी सेट के कार्डिनल नंबर को एन बी से, तो सी सेट के कार्डिनल नंबर को एन सी से। अच्छा, एलिमेंट एन सी वही होगा जो उसमें एलिमेंट होगा, तो इसमें आप कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। एन ए को क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। चलिए मित्र, अब हम बात करते हैं ए सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी नहीं बोलते हैं, बट हम लोग कह देते हैं जल्दी जल्दी में ए क्रॉस बी। ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं? ए इंटू बी, ए क्रॉस बी। और ये होता क्या है? एंड ए क्रॉस बी, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट होता है। तो सेट होता है तो कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और बताइए कि इसमें क्या होगा। तो ए क्रॉस बी में वे सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर के सेट होंगे जो बनेंगे सेट ए से सेट बी में। सेट ए से सेट बी में सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का सेट कहलाता है ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ लो क्या बोल दिए। तो अभी मैं कह दिया मित्र ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। अगर आप लोग इधर लिख लिए होंगे तो मैं इसको मिटा देता हूं और ऑर्डर्ड पेयर को मैं समझाने का कोशिश करता हूं। ऑर्डर्ड पेयर, यहां पर ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर, ये लड़का बोल राइटिंग नहीं समझ में आ रहा, लो हम मिटाग लिख रहे हैं। आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है, मिटाग लिख दिए। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर किसको कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। जैसे एक हमारे पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट है ABC और दूसरा सेट है PQR। तो एक एलिमेंट ले लो सेट ए से और एक एलिमेंट ले लो सेट बी से, ए और पी। ये दोनों को इस प्रकार से लिख दीजिए। तो ये जो नया स्ट्रक्चर जो तैयार हुआ ना, दिस इज नॉन एज ऑर्डर्ड पेयर। जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट ए है ये कहलाता है फर्स्ट एलिमेंट, और यहां जो पी है ये कहलाता है सेकेंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट, पहला को फर्स्ट एलिमेंट, दूसरा वाला को सेकेंड एलिमेंट। ऑर्डर्ड पेयर, सेट ए से एक एलिमेंट, सेट बी से एक और एलिमेंट, ए और पी जो है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो इस ए और बी से जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं सबका सेट कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे ए और बी, ए कॉमा पी, ए कॉमा क्यू, ए कॉमा आर, बी कॉमा ए, बी कॉमा पी, बी कॉमा क्यू, बी कॉमा आर, सी कॉमा पी, सी कॉमा क्यू, सी कॉमा आर।
तो ये जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बने ये सबका इसमें सेट में रख दो तो वही आपका क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, चलिए तो बनाइए ए और बी का ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए को तीनों से मिला दो, कौन कौन, ए पी बनेगा, फिर क्या बनेगा, ए क्यू बनेगा, फिर क्या बनेगा, ए आर बनेगा। बी से मिला दो, बी क्यू बनेगा, सॉरी बीपी बनेगा पहले, क्या बनेगा, बीपी। उसके बाद फिर क्या पॉसिबिलिटीज है, बी क्यू और फिर क्या, बी आर। एक लास्ट सी बच गया, सीपी, सी क्यू और सी आर। तो ये जो सेट, नया सेट आपके पास तैयार हुआ जिसमें एलिमेंट है, आप देख सकते हैं जिसमें एलिमेंट है, एक एलिमेंट, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल एलिमेंट इस ऑर्डर, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने हुए, 9। अच्छा ये ऐसे भी पता चलता है, ए में 3 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, एन ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी में कितना एलिमेंट होगा, तो ए में कितना एलिमेंट है इंटू बी में कितना एलिमेंट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अभी कितना है 3, बी में भी कितना है 3, 3 3 9, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट हो जाएगा, 9। तो इस प्रकार से एलिमेंट कितना है ये हम लोग जान सकते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी समझ में आ गया, ऑर्डर पेयर भी समझ में आ गया। जैसे यहां से बी उठा दिए, यहां से क्यू उठा दिए, तो बी क्यू एक ऑर्डर पेयर हो गया। यहां से सी उठा दिए, यहां से आर उठा दिए, तो सी आर एक ऑर्डर पेयर हो गया, जिसमें बी फर्स्ट एलिमेंट, क्यू सेकेंड एलिमेंट, इसमें सी फर्स्ट एलिमेंट, आर सेकेंड एलिमेंट। चलिए तो समझ में आ रहा होगा भी, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे वीडियो को, तो आपको समझ में आ रहा होगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पूरा बात फ्रेश में बोल रहा हूं, एक भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आते चला जाएगा। चलिए अगला जो कंसेप्ट है वो हम लोग देखेंगे, ऑर्डर पेयर के बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज सबसेट। व्हाट इज सबसेट, तो पहले समझ लेते हैं सबसेट क्या होता है। सबसेट, जैसे हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है मात्र 2, ए और बी, और एक दूसरा एलिमेंट है सेट बी, एलिमेंट में बोल दिया बी सेट। एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। बी सेट में एलिमेंट है ए बी सी पी क्यू, ऐसे 5 एलिमेंट है इसमें। आप देख सकते हैं सेट ए का ऑल एलिमेंट सेट बी में भी प्रेजेंट है। सेट ए का इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर also present in set B, तब हम लोग कहते हैं then we say A is subset of set B, और इसी को लिखा जाता है A is सबसेट ऑफ सेट बी। कभी कभी देखिए ऐसे भी लिखा रहता है, तो अगर ऐसा रहेगा तो ये तो सबसेट है ही, ये तो सबसेट है ही। बट इसमें भी प्रॉपर का ज्यादा वाइब आता है, इससे प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। और जैसे आप देख सकते हैं, और इसमें ऐसा लगा रहेगा तो ये सबसेट हो जाएगा। तो ऐसा रहे तो भी सबसेट समझना है, और ऐसा रहे तो भी सबसेट समझ, लेकिन ऐसा वाला प्रॉपर भी कहा जाता है। अब देखिए ये सबसेट हो गया। एग्जांपल में देख सकते हैं ए का सारा एलिमेंट बी में भी है, तो हम लोग कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। एक आधा और एग्जांपल आप देख सकते हैं साथी, एक और एग्जांपल भी देख सकते हैं। देखिए जैसे हमारे पास एक सेट है ए ई बी, और दूसरा सेट है बी बराबर, जिसमें एलिमेंट है
AEIOU, लगता है जाना पहचाना सेट है, अभी शुरू में देखिए। अब क्या है कि आप देखिए A सेट B में है, E सेट B में, बट B डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B। तो आप कह सकते हैं चूंकि a small b belongs to set A but a small b does not belongs to set B। A में है लेकिन B में नहीं है, इसका मतलब A का सारा एलिमेंट B में नहीं है, therefore A does not subset of B। क्लियर हो गया होगा कब हम सबसेट कहेंगे और कब हम लोग सबसेट नहीं कहेंगे, ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा एग्जांपल एक और देख सकते हैं आप। दूसरा एग्जांपल A क्रॉस B में एलिमेंट है, कौन कौन है सो जरा देखिए। इस जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, तो इसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर होंगे, ए का बी का ऐसे रहेंगे। तो इसमें बोलेंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, फिर बोलेंगे 2, 1, 2, 2, और एक दूसरा सेट है जिसमें जिसका नाम आर है, और इसमें भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है। कौन कौन? 1, 1, 2, 3 ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि इस आर का इसमें दो एलिमेंट है, और ये दोनों एलिमेंट जैसे 1, 1, 1, 1, 1 जो है यहां पे भी है और यहां पे भी है, बट 2, 3 यहां पे है लेकिन यहां पे नहीं है। देयरफॉर इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आर है ये सबसेट नहीं है, किसका? ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो सबसेट से रिलेटेड एग्जांपल आपको समझ में आया होगा और अच्छे से आया होगा। ए का सारा एलिमेंट बी में है तो ए सबसेट हुआ बी का, अदरवाइज ए सबसेट नहीं है बी का। क्लियर? लिखते कैसे हैं सो बता दिए। सबसेट होता होगा, सबसेट है तो कैसे लिखेंगे आप देख सकते हैं। सबसेट है तो लिखेंगे ए सबसेट बी ऐसे, या तो फिर सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर एग्जांपल हम नहीं लिए हैं सबसेट वाला, इसमें तो लिए ही हैं, इसमें हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इससे पिछले वाले में देखिए ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है किसका? सेट बी का। चलिए अब हम लोग अगला कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, और अगला कंसेप्ट है व्हाट इज रिलेशन। ठीक है, जो 11th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे बहुत सारे विद्यार्थी, तो अभी भी देखेंगे और रिव्यू करेंगे कि ओ अच्छा ऐसे था, रिलेशन ऐसे था, ऐसे देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज रिलेशन। तो जैसे रिलेशन जो बनता है वो एक सेट से दूसरे सेट में बनता है। जैसे एक सेट है जिसका नाम है ए, और ये दूसरा सेट है जिसका नाम है बी, तो सेट ए से सेट बी में एक रिश्ता बन रहा है जिसका नाम है आर। और ये रिश्ता देखिए, सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, सेट बी में है 1, 4, 9। एक रिलेटेड है 1 से, 2 रिलेटेड है 4 से, 3 रिलेटेड है 9 से। एक रिलेटेड है 1 से, 2 रिलेटेड है 4 से, 3 रिलेटेड है 9 से। आप कह रहे हैं कि एक रिश्ता बना रहा है 1 से, 2 रिश्ता बना रहा है 4 से, 3 रिश्ता बना रहा है 9 से। तो आखिर क्या है रिश्ता? किस रिश्ता से एक 1 के पास गया, 2 4 के पास गया और 3 9 के पास गया? क्या रिश्ता है दोनों में? आप बताइए ना। तो रिश्ता यही है कि ये जो 1 है इस 1 का स्क्वायर है, इसीलिए 1 1 से बना है। ये 4 2 का स्क्वायर है, इसीलिए 2 4 से बना है। ये 9
3 का स्क्वायर है, इसीलिए 3 9 से रिश्ता बनाए। तो इस रिश्ते को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रिलेशन है। और रिलेशन में ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स होंगे। मतलब कि आर में जो रिश्ता बनाया वो और जिससे रिश्ता बनाया वो दोनों साथ में रहेंगे। तो कौन कौन रहेंगे इस आर में? एक किससे बनाया? 1 से। 2 किससे बनाया? 4 से। और 3 किससे बनाया? 9 से। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि रिलेशन में एलिमेंट्स जो होंगे वो हमेशा हमेशा ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स होंगे। पहला वाला एलिमेंट पहला सेट का होगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरा सेट का होगा। ये रिलेशन है। इसी रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अब ये रिलेशन में एलिमेंट जो होंगे वो होंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो कोई जनरल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, सच दैट ए और बी आपस में कैसे रिलेटेड है वो बात बताना है। तो जानते हैं सर, ए जो है ना, एक मिनट, ए जो है, बी जो है वो ए का स्क्वायर है। ए का स्क्वायर करेंगे तो बी आ जाएगा, मतलब पहला का स्क्वायर करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। और यहां ये भी बताना होगा कि ए जो है और बी जो है, ए है वो बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं, ये रिलेशन हो गया। अगर आप यहां ए क्रॉस बी का बात करते इसमें तो क्या हो जाता? ए क्रॉस बी का बात करते तो एक एक इस सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का जोड़ा बना दीजिए सेट बी के प्रत्येक से, तो ए क्रॉस बी निकल जाएगा। सेट ए के एवरी एलिमेंट को जोड़ा बना दीजिए सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट से। तो यहां पर 1 कॉमा 1, 1 को 4 के साथ, 1 को 9 के साथ, उसके बाद 2, 2 को 1 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 9 के साथ, फिर आया 3, 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, और फिर 3 को 1 के साथ, और 3 को फिर 4 के साथ, 3 को 4 के साथ, और फिर 3 को 9 के साथ। तो टोटल एलिमेंट 3 3 9, 3 2 5 और 4 9। और आप यहां पर आर को देखिएगा तो आर मिल जाएगा, क्या है आर में? 1 1 2 4 और 3 9। तो आप देख सकते हैं कि रिलेशन आर जो था इसका प्रत्येक एलिमेंट ए क्रॉस बी में भी है। इसका मतलब यह हुआ कि ये रिलेशन आर सबसेट है ए क्रॉस बी का। क्योंकि अभी 2 मिनट पहले मैं समझाया कि अगर किसी सेट का प्रत्येक एलिमेंट बी में है तो वो सेट बी का सबसेट होगा। आर का प्रत्येक एलिमेंट ए क्रॉस बी में है, इसका मतलब आर सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। मतलब मैं कह सकता हूं कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम एक और रिलेशन लेते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या संबंध है। देखते हैं, चलिए एक और एग्जांपल लिए रिलेशन का। दूसरा एग्जांपल, आर बराबर, इसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी हो, सच दैट, अब बताना है कि आप तो इस यहां समझ रहे हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी, इसमें तो आप समझ रहे हैं ए रिलेटेड है किससे? बी से। तो ए जब बी से रिलेटेड है तो किस रिश्ते से रिलेटेड है सो बताना होगा। आखिर किस रिलेशन से ए बी से जुड़ा हुआ है? तो हम कह रहे हैं कि अगर ए बी से छोटा या फिर बराबर है तो रिलेशन बना लेगा। फॉर ऑल ए जो है वो सेट ए से होगा और बी जो है वो सेट बी से होगा। अब देख लीजिए इस रिलेशन के माध्यम से कौन कौन रिश्ते बनाएंगे। इधर था आपका 1 2 3, इधर था आपका 1 4 9, ए बी। अब देखिए एक से छोटा है
रिश्ता बना लेगा, बराबर भी है बना लेगा, एक एक से बना लेगा, एक 4 से छोटा है रिश्ता बना लेगा, एक 9 से छोटा है रिश्ता बना लेगा, एक 9 साथ में रहेगा, 2 1 से छोटा नहीं है मित्र, तो 2 जो है 1 से रिश्ता नहीं बनाएगा। देख लो, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1, इट इज ट्रू और फॉल्स, तो ये फॉल्स है, इसलिए 2 1 से रिश्ता नहीं बनाएगा। बट 2 4 से छोटा है, इसलिए 2 4 से रिश्ता बना लेगा। 2 9 से छोटा है, इसलिए 2 9 से रिश्ता बना लेगा और वो R में होगा। 3 1 से छोटा नहीं है, इसलिए 3 1 से रिश्ता नहीं बनाएगा। 3 4 से छोटा है, इसलिए 3 4 से रिश्ता बना लेगा। 3 9 से छोटा है, इसलिए 3 9 से रिश्ता बना लेगा। आप देख सकते हैं 3 2 5 और 2 7, R में टोटल 7 एलिमेंट है और ये सातों एलिमेंट आप ध्यान से देखिएगा तो आपको इस A क्रॉस B में मिल जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा वीडियो पॉज करके, तो आपको क्या है सो मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सेट R का सारा एलिमेंट A क्रॉस B में है, तो इसीलिए यहां पर आप लिख भी सकते हैं कि सिंस ईच elements of set R are also present in A cross B. So we can write R is subset of A cross B. R is subset of A cross B. ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि जो रिलेशन है वो कुछ और नहीं A क्रॉस B का सबसेट है। तो आज हम लोग रिलेशन को डिफाइन कर दिए। अच्छा, यहां पर देखिएगा हम 2 सेट लिख रहे, एक सेट A और सेट B। 1 2 3 1 4 9। अच्छा, इस घर में 1 2 3 है, उस घर में 1 4 9 है, आदमी इस घर में भी है, उस घर में रिश्ता बनेगा। अच्छा, इसमें कोई मेंबर्स ही नहीं है तो रिश्ता आप किसे बनाएगा? तो रिलेशन बनाने के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि सेट नॉन इम्पटी होना चाहिए, इम्पटी सेट नहीं होना चाहिए, तभी रिलेशन बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बनेगा। इसका ध्यान रखिएगा। तो रिलेशन बनाने के लिए दोनों सेट को नॉन इम्पटी होना पड़ेगा। तो मैं लिखने जा रहा हूं अब कि a relation R from a non-empty set A to another non-empty set B. A relation R from a non-empty set A to another non-empty set B is the subset of Cartesian product A क्रॉस B। इसका मतलब ये है कि जो भी रिलेशन होगा वो सबसेट होगा किसका? A क्रॉस B का। अगर रिलेशन A से B चल रहा है तब, और अगर रिलेशन M से N चल रहा है तो उस टाइम रिलेशन सबसेट होगा M क्रॉस N का। और अगर रिलेशन P से Q में चल रहा है तो वो रिलेशन सबसेट होगा P क्रॉस Q का। रिलेशन होने के लिए ध्यान रहे घर में मेंबर्स होना चाहिए, नॉन इम्पटी सेट रहेगा तभी रिलेशन बना सकते, अदरवाइज नहीं बना सकते। चलिए, तो और हम बात कर सकते हैं कि अगर एक ही घर में रिश्ता बनाना रहे तब क्या होगा। तो रिलेशन अगर A से A चल रहा है तो वो रिलेशन
सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, वो रिलेशन सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। और अगर कोई रिलेशन सेट ए से सेट बी में डिफाइन है, अब जो बात बताने जा रहे हैं ब्रदर, इसको ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझिएगा कि इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, then we write R such that from A से B। इसका मतलब आप हमेशा हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि इसका मतलब है R is a relation, R is a relation from set A टू सेट बी। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो आज हम लोग रिलेशन भी सीख गए कि व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का डेफिनेशन भी लिख दिया मैं ब्रदर, बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे। ठीक है, बहुत सारे हम लोग एग्जांपल्स का भी स्टडी किए। यहां पर डेफिनेशन लिखा हुआ रिलेशन कि अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is the subset of Cartesian product A and B, that is A cross B। तो R is a subset of A cross B। तो अगर 11th क्लास में आप देखे होंगे कि हम लोग ये जो रिलेशन पढ़े थे वो पढ़े थे कहां तक, सिर्फ व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन का डोमेन क्या होगा, रिलेशन का रेंज क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा, ये तीन चीज देखे थे और उस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल बनाए थे। लेकिन 12th में जहां से रिलेशन खत्म हुआ 11th में, 12th में रिलेशन वहीं से चालू होता है। मतलब यहां पर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, और हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा रिलेशन कौन से टाइप की है। तो मित्र, आज का क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं और ऐसा हम आपको उम्मीद दिला सकते हैं कि पूरे फर्स्ट चैप्टर पूरा वीडियो आएगा क्वेश्चन के साथ, सिर्फ कंसेप्ट नहीं देंगे, क्वेश्चन के साथ देंगे, बशर्ते आपका भी सहयोग हमको चाहिए। आज मैं यहां खड़ा हूं तो अपने लिए नहीं खड़ा हूं, हम आपके लिए खड़ा हैं कि कहीं बच्चा को कोई परेशानी ना हो। अगर वो अपने क्लासरूम में नहीं समझ पाया है तो यहां से अच्छे से समझ सकता है। बढ़िया से समझिए, वीडियो देखिए और लाइन बाय लाइन समझिए, आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और सबसे लास्ट बात और फ्रेश बात, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फैमिली हमारा जो चैनल का उसको बढ़ाया जाए, इतना कम फैमिली हमें पसंद नहीं, हमें बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। जैसे आज आप कमेंट किए तो एक नया वीडियो आ गया, चैप्टर वाइज मिलेगा। बात समझे कि कमेंट करिए आपको कैसा वीडियो चाहिए, किस अंदाज में चाहिए, आप बोलिए, आएगा सब प्रकार का वीडियो आएगा यहाँ, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब करिए आप। चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।